नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का की हाइलाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग 2021-22 का हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है, जो कि उसके पूरे परफॉर्मेंस, जो ईच एंड एवरी सेक्टर में क्या क्या उसका चीज है, उसके ईच एंड एवरी सेक्टर का परफॉर्मेंस को उसमें देखा जाता है। क्या क्या कैसा कैसा एक एक सेक्टर कैसा कैसा परफॉर्म किया, कितनी उतार चढ़ाव है, उस ज्यादा परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, ये सारे चीज देखे जाते हैं। उसके साथ साथ और आगे क्या क्या करना है वो चीज भी इसमें सजेशन में दी जाती है। तो जैसे कि ये पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है, तो ये हमेशा प्रेजेंट किया जाता है प्रीवियस ईयर का, इसीलिए 2021-22 का ये प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की चीज है कि हमेशा पिछले साल का रहता है, और जो पिछला जो अभी इकोनॉमिक ईयर चल रहा है 2021 से 22 वाला, तो उसका ये प्रेजेंट किया जाएगा। और 2021-22 का मतलब ये हो गया कि 2021 अप्रैल महीना से जो शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ वो 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो वो इस ईयर का पूरा ये डाटा बताएगा कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म की, ये सारी चीज इसमें बताएंगे। साथ साथ जो अगले जो फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इसमें क्या क्या हर एक सेक्टर में जहां पे जो अंडर परफॉर्म किया वहां पे क्या क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, ये सब चीज का इसमें सजेशन दिया जाएगा। और इसको जान लेते हैं कि इसको बनाता कौन है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो इसको पूरा बनाता है, इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है। ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है कि ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको बनाता है। तो ये नोट करने का, ये एग्जाम में पूछ भी चुका है और आगे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसको जो ये तो रिपोर्ट कार्ड ये तो बन गई, इकोनॉमिक सर्वे बन गई। अब इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो इसको प्रेजेंट करती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और पार्लियामेंट में, और टू बी प्रिसाइज लोकसभा में ये खड़े होकर ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे बताते हैं कि ये पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड ये रहा, इकोनॉमिक सर्वे ये रहा। और इस साल श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसको प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। अब इसका एक एक हाईलाइट देख लेते हैं। तो इसमें कुल 11 चैप्टर, आप इसका पूरा जो डिटेल पीडीएफ जो अपलोड किया गया है इनके सरकार के द्वारा, इसको आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके पूरा का। तो इसको मैं जो हाईलाइट्स इसका जो बता रहा हूँ, तो ये पहला चैप्टर का हाईलाइट है। इसमें टोटल 11 चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर करके देखेंगे कि क्या क्या हाईलाइट है। तो पहला चैप्टर इसका है स्टेट्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये पूरे इकोनॉमी का ओवरव्यू देगा इस चैप्टर में, क्या क्या बताया है। तो उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज इसमें है। इसको आप डिटेल के लिए आप इसको पूरा पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो पहला चीज ये बता रहा है कि इस प्रेजेंट की पहले बात करते हैं। तो जो 2021 और 22 जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जो अप्रैल से शुरू होकर जो अभी तक मार्च तक जाएगा, इसमें 9.2% ग्रोथ रेट रियल टर्म्स में जीडीपी का रहेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहेगा। ठीक है। और ये अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का बात करें, मतलब 2020-21 की बात करें, तो वो निगेटिव में गया था 7.3%। ठीक है। और उसके साथ अगर हम फ्यूचर का भी बात करते हैं, तो 22-23 में जो अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल में, 1 अप्रैल से जो शुरू होके 31 मार्च 2023 तक जाएगा, उसके लिए ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो मतलब प्रोजेक्शन किया गया, अंदाजा लगाया गया है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, तो 8 से 8.5% के बीच में ये रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों इंडिया के लिए क्या प्रोजेक्शन किए हैं 2022-23 में। तो ये भी बताया है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि 2022-23 के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है 8.7% ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.5% का ये ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इतना होगा। ठीक है। उसी के साथ अगर आईएमएफ का भी बात करें, तो ये सारी चीजें मेंशन है, आप इकोनॉमिक सर्वे में देख सकते हैं। तो एक आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो पब्लिश होता है, उसकी अगर बात करें, तो इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि 9% रहेगा 2021-22 इस फाइनेंशियल ईयर, और अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में 9% इसमें रहेगा। ठीक है। और उसके साथ हुए 2023-24 का भी ये प्रोजेक्ट करके दिया आईएमएफ वालों ने, तो वो 7.1 रहेगा। तो अगर 3 साल का अगर देखें 9% रहेगा 2021-22 और 22-23 के में। ठीक है। और 7.1% रहेगा 23-24 में। तो ये 3 साल का अगर हम मिला के देखें, तो ये मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। इंडिया का जो ग्रोथ रेट ये फास्टेस्ट रहेगा मेजर इकोनॉमी, अगर बड़े बड़े इकोनॉमीज को, जो मेजर इकोनॉमी है वर्ल्ड के, अगर चाइना हो गया, यूएस हो गया, और भी जितने इकोनॉमी सबसे अगर कंपेयर कर ले, तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रहेगा, वर्ल्ड में हाईएस्ट रहेगा। तो ये चीज इकोनॉमिक सर्वे ने बताया।
और आगे देखते हैं कि और क्या क्या बात इसमें कही गई है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी जो चल रहा है इसमें 3.9% रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, तो 11.8%, और सर्विस सेक्टर का 8.2% ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया, ठीक है। ऑन डिमांड साइड, ये तो हो गया सप्लाई वाला, मतलब कि कितना परसेंट रहेगा। अगर हम डिमांड साइड का अगर हम बात करें तो कंजम्पशन कितना रहेगा, तो 7%। कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पूरे इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हुआ, मतलब हर एक चीज का अगर देखें, फूड प्रोडक्ट से लेके जितने भी चीजें इकोनॉमी में होती है, तो उसका पब्लिक के द्वारा ये कितनी चीज कंज्यूम की है, ठीक है। पब्लिक के द्वारा ही खाली नहीं, और हर चीज का जैसा भी जो भी चीज प्रोडक्ट बना, कोई भी चीज बना, अगर वो सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका कंजम्पशन टोटल कितना हुआ, तो उसका ग्रोथ रेट रहेगा 7%। उसी तरह ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, मतलब वैसी चीजें बनाई गई जिससे और आगे की चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देख लें तो पुल का निर्माण हुआ, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस तरह से अगर अब दूसरे चीज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख लें तो कितनी सारी मशीनर्स का निर्माण हुआ। ये सब चीजें जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका 15% ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। और एक्सपोर्ट की बात करें तो 16.5% एक्सपोर्ट रहेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बाहर की कंट्रीज के लिए, ठीक है। और इंपोर्ट रहेगा 29.4%, ये रहेगा, ये चीज बताया इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, सस्टेन्ड फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग विल प्रोवाइड एडुकेट बफर अगेंस्ट अ पॉसिबल ग्लोबल लिक्विडिटी टैपरिंग इन 2022 एंड 23। ये बता रहा है कि अगर अगले साल के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि लगभग 600 बिलियन से ऊपर जा चुका है। उसके साथ साथ अगर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा है बाहर की कंट्रीज से, ठीक है, उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट अर्निंग हो रहा है, जो हम लोग सामान बेचते हैं बाहर के कंट्रीज को, उससे हम लोग को एक्सपोर्ट जो आ रही, तो हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने वाली, कि अगर जो क्राइसिस जो हो जाती है, लिक्विडिटी क्राइसिस जो हो जाती है, करेंसी की क्राइसिस हो जाती है, जैसे कि हमको पेट्रोलियम खरीदना है फ्यूचर में, ठीक है, तो पेट्रोलियम खरीदना है तो उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड है, अगले साल के लिए हम लोग के पास बहुत ज्यादा बफर है, ये चीज बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है जो सेकंड वेव आया, डेल्टा वेरिएंट वाला, जो पिछले साल जो आया अप्रैल वाला समय में, तो वो उसके कारण जो इकोनॉमिक पे जो इफेक्ट हुआ वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कि उसके पिछले साल जो पहला वाला फेज आया था, फेज 1 था जो कोविड-19 का, जो 2020-21 में था, उसमें इकोनॉमी में ज्यादा इफेक्ट हुआ था, ऐसा बता रहा है। इसके कंपैरिजन में पिछले बार में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, ये भी बता रहा है कि हेल्थ इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से ग्रसित हुए और ये बहुत ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। तो ये चीज बता रहा है कि इकोनॉमिक लॉस उतनी नहीं हुई सेकेंड वेव में, लेकिन लोगों की हेल्थ इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा, ये चीज बता रहा है। उसके अगला पॉइंट देखते हैं, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्पर द ग्रोथ एंड द सप्लाई साइड हैविंग फॉर द सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन। तो सरकार के द्वारा कैपिटल इंटेंसिव वर्क ज्यादा किया गया कि और इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहे, और जो सप्लाई साइड में है तो वो भी सस्टेन लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए काफी अच्छा रहा। तो ये चीज बताया ओवरऑल इकोनॉमी का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ, ये क्या बता रहा है चैप्टर 2 जो है इसका फिजिकल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या बता रहा है इसको देख लेते हैं। इस वाले चैप्टर में ये बताएगा कि जो सरकार को जितने जो रेवेन्यू कलेक्ट हुए, ठीक है, वो किस ढंग से हुआ, वो कितने हुए, वो उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्ट है, फिजिकल जो एक्सपेक्ट है गवर्नमेंट का, वो उसको इस चैप्टर में बात की जाएगी, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रैल टू नवंबर 2021, तो अभी तो पूरा तो ईयर अभी पूरा गुजरा नहीं है, फाइनेंशियल ईयर पूरा खत्म तो हुआ नहीं, तो इसलिए नवंबर तक ही इसमें डाटा लिया गया है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक में। तो वो जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ, टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 67.2% है ईयर टू ईयर, YOY मतलब ईयर टू ईयर, मतलब अगर पिछले साल के कंपेयर में इस साल का कंपेयर अगर देखा जाए उसी ड्यूरेशन का, मतलब अप्रैल टू नवंबर 2021 का और अप्रैल टू नवंबर 2020 का, अगर इस ड्यूरेशन का कंपेयर किया जाए तो टोटल रेवेन्यू जो रिसिप्ट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को वो 67.2% ज्यादा हुआ पिछले वर्ष के कंपैरिजन। वहीं अगर बात करें कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से टोटल सरकार को रेवेन्यू कितना आया, तो वो कितना ग्रोथ हुआ, 50% का ग्रोथ हुआ। वही सेम पीरियड अगर अप्रैल से नवंबर में अगर ईयर टू ईयर टर्म ले, मतलब ये सेम ड्यूरेशन पिछले साल का लेते हैं, तो टैक्स रेवेन्यू में सरकार को 50% ज्यादा आमदनी हुई है, ठीक है।
तो ये अच्छा ग्रोथ रेट बता रहा है, मतलब कि अच्छा इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है कि सरकार के पास जितना ज़्यादा फंड आएगा तो उस हिसाब से वो सरकार भी अपना बजट और अच्छे तरीके से बना सकेगी और हर एक सेक्टर पे अच्छे से ध्यान देगी और हर एक सेक्टर पे पैसे को खर्च कर पाएगी। ठीक है। ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021 कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ग्रोन 13.5% ईयर ऑन ईयर विद द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलपमेंट हुआ उसमें तो कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो सबका कैपिटल फॉर्मेशन में ही आ जाता है, तो वो 13.5% पूरा एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ देख रहे हैं विद इनहैंस्ड, अगला पॉइंट देख लेते हैं, विच द इनहैंस्ड बोरोइंग ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 द सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट हैज गॉन फ्रॉम 49% ऑफ जीडीपी इन 2019-20 to 59% of the GDP in 2020-21, but it is expected to follow a decline trajectory with the recovery of the economy। ऐसा बता रहा है कि जो पिछले साल का बात हो रहा है उसमें 59% जीडीपी का परसेंटेज, उतना परसेंट डेब्ट में, कर्ज में गया, मतलब कि उतना परसेंट कर्ज हो गया था सरकार का। ठीक है, इस साल 2020-21 वाला समय अगर उसको कंपेयर किया जाए उसके पीछे वाला साल में, तो उसका जो कर्ज है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कर्ज है वो 49% था जीडीपी का। 49% जीडीपी का कर्ज था 2019-20 में, तो जो कि बढ़ के 59% हो गया 2020-21 में। ठीक है, लेकिन ये आगे ऐसा बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे इकोनॉमी और रिकवर होते जाएगी, तो ये चीज जो कर्ज है, तो कर्ज का पेमेंट होते जाएगा तो वे धीरे धीरे रिकवर में आएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर इंडिया का क्या इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, तो इंडियाज मर्केंटाइल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिबाउंड स्ट्रांगली एंड सरपास प्री कोविड लेवल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट मतलब कि इंडिया का मर्केंटाइल एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि जो सामानों का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें गुड्स होने चाहिए, सर्विस एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जो गुड्स की, सामान की जो शिपिंग रूट के द्वारा या फिर लैंड रूट के द्वारा जैसे भी जो सामानों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो काफी रिबाउंड हुआ, काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। इसमें डाटा तो नहीं बताया लेकिन काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और इसको कंपेयर किया जाएगा प्री कोविड लेवल का, मतलब कि कोविड आने से पहले का अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफी अच्छा इसमें ग्रोथ बताया इस फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, देयर वाज सिग्निफिकेंट पिकअप इन द नेट सर्विस विद बोथ द रिसिप्ट एंड द पेमेंट क्रॉसिंग द प्री पेंडेमिक लेवल डिस्पाइट द वीक टूरिज्म रेवेन्यू। उसके साथ बता रहा है कि जो रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब कि जो पैसे का आदान प्रदान जो अक्रॉस द बॉर्डर हुआ, टूरिज्म के वीक होने के बावजूद भी काफी अच्छा रहा, पिकअप किया है, मतलब काफी बढ़ोतरी हुआ। उसके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 बिलियन को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, मतलब 600 बिलियन से ज्यादा हो गया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 में। लेकिन पिछले साल में जो फर्स्ट हाफ मतलब कि पहला 6 मंथ हुआ उसमें 600 बिलियन को क्रॉस कर गया। और जो सितंबर मंथ के बाद में, और जो उसके बाद जो अगर 31 दिसंबर अगर साल के लास्ट डेट तक अगर बात करें तो जहां पे डाटा इन्होंने बताया है 633 बिलियन यूएस डॉलर हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेशो। ठीक है, एज द एंड ऑफ 2021 नवंबर 2021 इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में इंडिया जो है अब 4th लार्जेस्ट बन गया है। रैंक 1 चाइना है, रैंक 2 जापान और रैंक 3 पे स्विट्जरलैंड। उसके बाद इंडिया का ही नंबर आता है विद 633 बिलियन यूएस डॉलर। अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, इसमें मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इसमें किस चीज की बात होगी कि तो इसमें सीधी समझ लेते हैं, इसमें पैसों की बात होगी। ठीक है, तो मनी ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी, मनी से रिलेटेड जो भी है, बैंकिंग सेक्टर एंड मनी से रिलेटेड वो चीज इसमें बात होगी। ठीक है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है तो मतलब बैंकों के रिलेटेड बात होगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन सरप्लस। तो लिक्विडिटी का मतलब हो कि कैश कितना है पूरे इकोनॉमी में, जो कैश घूम रहा है लोगों के बीच, बैंकों के बीच, तो वो कितना, तो वो सरप्लस रहा, लिक्विडिटी सिस्टम में सरप्लस रहा। ठीक है, रेपो रेट वन मेंटेन एट 4% इन 2021-2022। रेपो रेट जो कितने रेपो रेट का मतलब हो गया कि कितने ब्याज दर पे रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंकों को, तो वो 4% के मेंटेन रहा, हमारे 4% पे टिका रहा। ठीक है, आरबीआई अंडरटुक वेरियस मेजर्स सच एज जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम एंड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टू प्रोवाइड फॉर द लिक्विडिटी।
आरबीआई के बारे में बात हो रही है तो जीसेक सिक्योरिटी जो है, जीसेक सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको आरबीआई ने खरीदा और बदले में उतना पैसा मार्केट में डाला, तो इससे लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके साथ साथ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी आरबीआई द्वारा चलाया गया कि तो रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी चलाया गया, तो उससे काफ़ी मार्केट में और जो पूरे इकोनॉमी में लिक्विडिटी का यहाँ अर्थात हो गया कि कैश की कोई करेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, इकोनॉमिक शॉक ऑफ द पेंडेमिक हैज बीन वेदर्ड वेल बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। जो इकोनॉमिक शॉक लगा, जो इकोनॉमिक डिसरप्ट हुई पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण, तो वो कमर्शियल बैंकों के द्वारा अच्छा से मैनेज कर लिया गया, ये चीज़ बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। ठीक है, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्लाइडेड डिक्लाइन फ्रॉम 11.2% at the end of 2017-18 to 6.9% at the end of सितंबर। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं वो कमर्शियल बैंक के, वो 11% थे 17-18 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 6.9% पे आ गया अगर एंड ऑफ सितंबर की बात करें 2021 में। सितंबर के लास्ट तक अगर हम बात किया जाए तो मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ इकोनॉमिक चल रहा है, इकोनॉमिक ईयर चल रहा है, उसकी अगर बात करें तो 11% से गिर के 6.9% आ गया। तो ये नॉन बैंकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है कि इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट रहा है धीरे धीरे। अगली बात करें तो कैपिटल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, तो 89,000 करोड़, लगभग 89,000 करोड़ रुपया वाज रेज्ड वाया 75 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के द्वारा इशू कमाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा सरकार को आई इतना रुपया। तो जो आईपीओ जारी किया, जैसे कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर मार्केट में जाती है तो जो अपना शेयर इशू करते हैं उसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो उससे 89,066 करोड़ रुपए का आमदनी हुई। ठीक है, और ये जो डाटा है ये अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के बीच का है। ठीक है, विच इज मच हायर देन एनी ईयर इन द लास्ट डिकेड। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है, मच हायर है, बाकी और ईयर के कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सेंसेक और निफ्टी, जो अपना जो सेंसेक और निफ्टी है, ये जो पीक पे चला गया था 61,766 और निफ्टी 18,477 पे अक्टूबर 18, 2021 में ये एकदम पीक पे चला गया था। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए काफ़ी गुड इंडिकेशन है कि इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और पिकअप कर रही है, जो पेंडेमिक शॉक जो लगा उससे काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रही है। Among major emerging market economy, Indian market outperformed the peer in the April to December 2021। अगर बाकी मेजर और भी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। अब अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। इसमें प्राइस एंड इन्फ्लेशन की बात हुई, यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है, महंगाई दर की बात हो रही है। तो दिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अगर अप्रैल दिसंबर के बीच में बात करें तो 5.2% रहा। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो इन्फ्लेशन आता है वो 5.2% रहा, और वही अगर इसी सेम पीरियड में उसके पिछले साल का बात करें तो 6.6 रहा। तो वो मॉडरेट रही, थोड़ी महंगाई दर थोड़ी कम हुई। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में जो महंगाई आती है उसकी अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो 2.9% रहा इस साल का, और वही अगर इसके पिछले वाला साल का अगर कंपेयर हो तो 9.1% था फूड इन्फ्लेशन, जो कि काफ़ी कम रहा 2.9%, तो काफ़ी अच्छा रहेगा एक रहा इकोनॉमी के लिए। तो ऐसा इसमें क्यों बताया जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो जो इफेक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। जो जितने भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो भी इसेंशियल चीज़ हैं, उसकी जो सप्लाई साइड जो मैनेजमेंट थी, उसकी जो सप्लाई थी काफ़ी बेहतर है ड्यूरिंग जो पूरा ईयर में, इसके कारण इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी कम रहा। वहीं अगर बात कर लेते हैं अगले चैप्टर में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इंडियाज ओवरऑल स्कोर इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो इंडिया का अपना जो इंडेक्स है, उसमें 66 रैंक रहा 2020-21 में। ठीक है, और उसको अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 60 रहा, और उसके पिछले साल का कंपेयर करें तो 57 रहा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन के द्वारा है, तो नीति आयोग ने अपना भी एक इंडेक्स बना के रखा है और सारे स्टेट्स को अलग अलग रैंकिंग देते हैं। तो उसमें देखा गया तो जो इस फाइनेंशियल ईयर का तो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ ही रहा है, 57, 60 और 66 बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है,
तो ये ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा गोल है, तो वो सारे मापदंड इसमें भी रखे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि क्या क्या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन ने दिया है। तो जो इसमें जो है ये काफ़ी इंडिया का इम्प्रूव ही हुआ है। और इंडिया है द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। अगर फॉरेस्ट एरिया का बात करें वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की, तो उसमें इंडिया का रैंक अब 10th हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर 2020 का बात करें तो जो फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया का अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो 24% हो गया। ठीक है, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में कितना, पूरा ज्योग्राफिकल एरिया में टोटल कितना फॉरेस्ट है, तो वो 24% हो गया। और ये पूरा अगर वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए तो वर्ल्ड का 2% फॉरेस्ट एरिया इंडिया में। ठीक है, अगस्त 2021 का अगर बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल इसमें पास किया गया अगस्त 2021 में, जो कि नोटिफाई करता बताता है कि फेजिंग आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक जितने भी होते हैं उसका अमेंडमेंट रूल लाया गया अगस्त 2021 में, और उसको फेज आउट कर मतलब उसको पूरी तरह से हटा ही दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और बात की गई कि नीड टू स्टार्ट वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक तरह का मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात की गई है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि बेतहाशा जो धड़ाधड़ यूज किए जा रहे हैं रिसोर्सेज का, उसको, और जो डिस्ट्रक्टिव कंजप्शन है, मतलब कि जो मिल रहा है उसको ही माइनिंग सेक्टर से लेके हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर से हो गया, तो हर चीज का हम लोग बेतहाशा जो यूज करते जा रहे हैं उसको कंट्रोल्ड किया जाए, उसको सही तरीके से सोच समझ के यूज किया जाए। तो इसको पूरे मूवमेंट को एक नाम दिया गया लाइफ के नाम से, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये चीज स्टार्ट करने को, मुहिम स्टार्ट करने की बात कही गई है इकोनॉमिक सर्वे। अगली जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, तो अगला एग्रीकल्चर के बारे में इसमें क्या बात कही गई, तो एग्रीकल्चर, और ये प्राइमरी सेक्टर से भी रिलेटेड है, तो ये पूरा एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में प्राइमरी सेक्टर को भी पूरा इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पे बात किया गया तो ह्यूज ग्रोथ हुआ है पास्ट 2 ईयर्स में, अबाउट 18.8% का ग्रोथ दिखाया है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर आउटपुट लिया, एग्रीकल्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, तो वो 18.8% इसमें बताया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पॉलिसी है वो जो कि यूज किया जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन चीज़ों में भी अब दिया जाएगा, बताया आगे आएगा इसमें न्यूज़ भी, उन चीज़ों में भी दिया जाएगा कि लोग सिर्फ गेहूं चावल जो मेन स्टेपल क्रॉप है वही नहीं उगाएं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको भी उगाएं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, सिर्फ हम लोग जो एक ही चीज़ पे जो केंद्रित है, मेन जो फूड क्रॉप्स है, उससे बहुत सारी कैश क्रॉप है और उस सब पे भी इस पे धीरे धीरे शिफ्टिंग का बात कही गई है। एलाइड सेक्टर इंक्लूडिंग द एनिमल हस्बेंड्री, जो एग्रीकल्चर में एलाइड सेक्टर जो कहा जाता है, एलाइड सेक्टर में क्या क्या आ गया, तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, ये सब में भी अच्छा ग्रोथ देखा गया है पूरा ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए। तो इसके ग्रोथ के कारण पूरा ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी अच्छा रहा। लाइव स्टॉक की बात करें, पशुपालन, जितने भी पशु जो गाय हो गए, भैंस हो गए, उसके साथ बकरियां हो गई, और भी जो भेड़ हो गए, ये सब जो लाइव स्टॉक जो किया जाता है, जानवरों का जो पालन किया जाता है, उसका 8.15% ग्रोथ रजिस्टर किया गया है लास्ट 5 ईयर का अगर कंपेयर। और लाइव स्टॉक के जहां तक बात करें तो इसमें बताया गया कि लगभग 15% इसमें एवरेज मंथली इनकम कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को, मतलब कि जो ग्रामीण को 15% इनका एडिशनल लाइव स्टॉक से इनकम आती है। तो ये चीज़ भी बताया गया इसमें। इसके साथ ये भी बताया गया कि इंडिया जो है लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इंडिया चला रहा है। तो ये सब चीज़ बातें कहेंगे एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। अगले चैप्टर की बात करें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में जो क्या क्या काम हो रहा है और कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा सेकेंडरी सेक्टर का, तो ये सब चीज़ें इसमें बात की गई इस चैप्टर में। तो पहला है तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ग्रो एट 17.4% ईयर ऑफ ईयर। अगर बात करें अप्रैल से नवंबर वाला जो पीरियड है और इसी को पिछले साल वाला से अगर कंपेयर कर दें तो 17.4% का इसमें ग्रोथ बताया सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, और ये अगर पिछले साल की बात करें तो निगेटिव में चला गया था, -15%। ठीक है, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इंडियन रेलवे, यहाँ पे इंडियन रेलवे की बात की हैड इंक्रीज टू 1,55,181 करोड़।
जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रेलवे का मतलब हो गया कि रेलवे लाइनों का बनाना, कोचेस का बनाना, इंजन्स का बनाना, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होना रेलवे का, और भी फैक्ट्रीज लगाना कि नई नई कोच फैक्ट्रीज लगाना, नई नई जो रेलवे के डिफरेंट फैक्ट्रीज लगते हैं वो सब चीज़ में, उसमें जो लगभग खर्च 1,55,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ। ठीक है, जो कि अगर हम उसका एवरेज अगर निकाल के लिखें पिछले 2009 से 2014 के बीच का अगर एवरेज हम कितना खर्च होता था तो 45,980 करोड़ खर्च होता था, और इस साल अभी कितना है 2020-21 में हो गया है खर्च 1,55,000 करोड़ का। तो बहुत ही मोर देन 3 फोल्ड का इंक्रीज इसमें हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि रेलवे लाइंस को लगाना और ये सब चीज़। एक्सटेंड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें पर डे कितना रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 2020-21 में हुआ है लगभग 36 किलोमीटर पर डे का रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर उसके पिछले ईयर का बात करें 19-20 का बात तो 28 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, जो कि 30% चाहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये एक तरह का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इसमें क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आप कोई कंपनी प्रोड्यूस करेगी, कोई भी सामान हो, ठीक है, जिस सेक्टर में इसको लगाया गया, जो भी सामान जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उसको उतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो इससे कंपनी को फायदा है। तो इसमें कोई कंपनी जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो वो देश के जीडीपी ग्रोथ में वो काउंट हो जाएगा, तो जीडीपी भी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा उससे सरकार के तरफ से उसको इंसेंटिव भी मिल जाएगा, और साथ साथ मास प्रोडक्शन होगा तो जो प्राइस है कमोडिटी का वो भी गिर जाएगा। तो ओवरऑल विन विन कंडीशन है हर तरफ से। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ों की जो कमी है उसको ये पूरा कर देता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ साथ रिकवरी को फास्ट पेस में रिकवर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। अब सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड इज एक्सपेक्टेड टू 8.2% इन 2021-2022। तो ओवरऑल कितना ग्रोथ रहेगा, तो 8.2% का ग्रोथ रहेगा सर्विस सेक्टर में। आईटी बीपीओ की अगर बात करें तो वो लगभग आईटी सेक्टर और बीपीओ सेक्टर का अगर पूरा ओवरऑल बात कर लें तो 194 बिलियन US डॉलर का पहुंच गया 2020-21 में, एडिंग 1.3 लाख एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसके साथ इतना 1.38 लाख एम्प्लॉय को भी, नए एम्प्लॉय को भी इसमें ऐड हुए। तो रोजगार की दृष्टि से भी ये भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ 194 US डॉलर का ये अकेले ही बिजनेस कर रहा है। ठीक है, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। जो स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट पे आ गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप इंक्रीज जो जितने हुए वो लगभग 14,000 इंक्रीज न्यू स्टार्टअप आए 2021-22 में। और यही अगर कंपेयर करते हैं 2016-17 में तो 733 ही न्यू स्टार्टअप आए थे, और वही अगर इस साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 14,000 न्यू स्टार्टअप आए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 44 जो इंडियन स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त कर लिए 2021 में। अगर टोटल यूनिकॉर्न कितने हो गए टोटल इस साल में अगर देखा जाए तो मिला के तो 83 पहुंच गया, जो कि काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मेजर इकोनॉमी जितने हैं वर्ल्ड में उसके अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छा है इसमें ग्रोथ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 157.94 करोड़ डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन दे दिया गया है अप टू 16 जनवरी 2022 तक, जिसमें से 91 करोड़ तो फर्स्ट डोज है और 66 करोड़ सेकंड डोज में काउंट होगा। उसके साथ साथ बताया गया रहा इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स है, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट का जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो कि जो प्री कोविड लेवल था उसके बराबर में लगभग आ गया। तो बीच में तो डिसरप्शन हुआ था लेकिन अब फिर जाके उस लेवल का आ गया। अगर एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज की अगर बात करें तो कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है सोशल सर्विसेज में, उसी चीज़ बात करें तो जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और अदर चीज़ें जो आ जाती है उसमें ये बताया गया कि जो परसेंट ऑफ जीडीपी कितना खर्च हुआ तो 8.6% खर्च हुआ इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, और अगर कंपेयर करते हैं 2014-15 से तो वो 6.2% था। तो इसमें भी अच्छा ग्रोथ हुआ, 6.2% से ग्रोथ होकर 8.6% चला गया।
और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 इस बार जो आया उसकी अगर बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि 2 हो गया इंडिया का। तो जैसे ये चीज़ अब क्लियर हो गई कि अब जो फर्दर पॉपुलेशन है वो राइज होगी, लेकिन अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हो रही थी वो अब नहीं होगी, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा। अगर वही जल जीवन मिशन की बात करें तो 89 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के, तो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है, मतलब कि इस सभी डिस्ट्रिक्ट में हर घर में नल से पानी की जो व्यवस्था वाला जो स्कीम है, हर जल जीवन मिशन वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया। बाकी सेक्टर में, बाकी जिलों में भी काम चल रही है, लेकिन इन 83 जिलों में ये कंप्लीट हो गया। अगला बात कर लेते हैं कि जो लास्ट चैप्टर है, ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेजिंग एंड कार्टोग्राफी। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का चैप्टर है, इसमें थोड़ा इमेज से रिलेटेड और कार्टोग्राफी मतलब मैपिंग से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें जियो स्पेशियल डाटा और कार्टोग्राफिक टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो मैप के द्वारा ट्रैक करने की कोशिश की गई है कि डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो ये काफ़ी मैप वाला चैप्टर है, तो इसमें आप आराम से बैठ कर इसको एक एक मैप को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई एक मैप के लिए, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मैप लगा दिया हूँ कि जैसे कि इंडिया का मैप है 2011 का नाइट मैप है, 2011 में नाइट लाइट मैप, और ये 2021 का नाइट का जो लाइट हो रहा है उसका जो मैप है। इसमें ये चीज़ बताया कंपेयर करके कि अगर आप देखेंगे तो नाइट लाइट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें है, तो ये मैप वाला है, तो ये आप आराम से बैठ के एक एक चैप्टर के एक मैप को आराम से निहार सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कार्टोग्राफिक टेक्निक का यूज़ करके जो बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा इंफॉर्मेशन का, ये भी आप मिल सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया और ये सब चीज़ का उपयोग भी किया जा रहा है डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को नापने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।